Any individual questions you can ask now, and then I start. Question नहीं. So oil is defined as viscous fluid. Viscous मतलब thick, containing petroleum, which can be in form of crude oil. बहुत thick होता है. Heavy oil, sludge, oil refuse, and refined products like MGO. This even your kerosene, petrol, and all will come in Annex 1. So your MARPOL provisions apply to oil carried as cargo or used on board. तो इसमें आपका fuel oil, cargo, everything will come under Annex 1. So Annex 1 provisions apply to all kind of crude oil, petroleum products carried in bulk, excepting lubricating oil. Lubricating oil can be mixed with water. Oil cannot be mixed with water, but lubricating oil can be mixed with water. इसीलिए lubricating oil is in Annex 2 because it can be discharged under water and it will mix with water. Otherwise, your oil will not mix with water, it will come out as a layer. इसीलिए Annex 1 में discharges above the water line, while Annex 2 में discharges below the water line. Underwater discharges. Now, what is the principle underlying your minimizing generation of oil-water mixture? बेसिकली एक ऑयल वाटर सेपरेटर होता है जो सेंट्रीफ्यूगल होता है और वो दोनों को सेपरेट कर देता है. बिकॉज अगर आपने ऑयल और वाटर को मिक्स किया एंड यू केप्ट इट फॉर सम टाइम, जैसे अगर आपने सपोज कुकिंग ऑयल, एक भी कोई भी ऑयल ले लिया, पेट्रोल ले लिया या केरोसिन ले लिया, 4 चम्मच डाल दिए, पानी मिक्स किया, अलग सा लेयर आपका आ जाएगा. सो ऑयल वाटर सेपरेटर विल यूज दिस प्रिंसिपल of oil making a separate layer over your water. तो उसमें नीचे से जो पानी है उसको डिकैंट कर देगा so that ऊपर का ऑयल can be put in another tank. So oil water separator is a piece of equipment specific to the shipping of marine industry and used to separate oil or water mixture into the separate components. आपका एक ऑयल वाटर इंटरफेस डिटेक्टर होता है टैंकर्स में भी, और उसमें वो स्लॉप टैंक में डिटेक्ट कर लेता है लेयर को. तो अगर हमने स्लॉप टैंक में ऑयल डाला, उसको हम डिकैंट कर सकते हैं आफ्टर चेकिंग द लेयर विथ ऑयल वाटर इंटरफेस डिटेक्टर. सो द सेपरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ऑयल वाटर सेपरेटर विद डिकैंटेशन प्रिंसिपल. डिकैंटेशन आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि हमने मिक्स कर दिया और ऑयल और वाटर को और थोड़ा टाइम रखा, ऑयल की लेयर ऊपर बन जाएगी, वाटर की लेयर नीचे बन जाएगी. दैट इज डिकैंटेशन एंड यू कैन टेक आउट द वाटर फ्रॉम बिलो. So the oil floats on top to be automatically skimmed off to the sludge tank or dirty oil holding tank. एंड फिर वहां से या तो ODMCS से निकालेंगे 15 ppm पे, या अगर शोर पे हैं तो दे विल सेंड इट अशोर. So separating oil from water where mixtures occur, the separator principle can also be used to separate liquids of different densities, such as oil droplets in water. Or water droplets in oil as used by oil water separator on board. So they use a centrifugal force. Centrifugal force सबको पता है क्या होती है? What is centrifugal force? कोई एग्जांपल दो भाई. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या एग्जांपल? किसी को एग्जांपल ही नहीं पता है. एक होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नहीं पता? चलो फिर अभी डायग्राम समझाएं, आप लोग बताओगे खुद ही. सब भूल गए, फिजिक्स सब भूल जाते हैं. फिजिक्स एक ऐसी चीज है वो सारे जल्दी भूल जाते हैं. एग्जाम हो गया, खत्म होगी बात, अब कौन यूज करेगा. 2 सर्कल बने, एक फोर्स है जो बाहर की तरफ फेंकती है,
ठीक है, ये बाहर की तरफ फेंकती है, और एक है जब आप चलाओगे मशीन तो वो अंदर की तरफ जाएगी। अब बताओ ये कौन सी फोर्सेस है भाई? ये बाहर की तरफ फेंकती है, वॉशिंग मशीन है, कपड़ा ड्रायर में डालो चलाओ, बाहर की तरफ फेंकेगी, और एक जो है वो अंदर की तरफ खींचेगी। अब ये बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? डायग्राम आपके सामने बनाया है। सर जो बोलो भाई। बाहर फेंकती है सेंट्रीफ्यूगल है, जो अंदर खींचती है और सेंट्रीपिटल है। वेरी गुड। तो ये वाली कौन सी फोर्स है? ये वाली फोर्स जो मैंने बना रहा हूँ अभी, ये क्या है? सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपेटल है। सेंट्रीपिटल तो इसका एग्जांपल दे दिया कि सन इज रिवॉल्विंग, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना? अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये कौन सी फोर्स हुई? सेंट्रीपिटल। अर्थ इसके आसपास सेंट्रीपेटल है, क्योंकि सन इसको एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, तो वो अंदर की तरफ खींच रहा है, नहीं तो वो अर्थ बाहर निकल जाता, स्पेस में घूम रहा होता। और ये वाला सेंट्रीफ्यूगल है। तो आपका प्लाज्मा जो निकालते हैं ब्लड में से, जो प्लाज्मा आजकल निकाल रहे, कैसे निकाल रहे? इस फोर्स से। चक्री में डाल देते हैं और वो घूमती है, एंड उसमें से आपके ब्लड सेल निकल जाते हैं, प्लाज्मा बच जाता है। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। सिमिलरली वॉशिंग मशीन चलती है, दैट इज बेसिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यही प्रिंसिपल आपका ऑयल वाटर, ये वाला प्रिंसिपल ऑयल वाटर सेपरेटर में यूज होता है। ये वाला तो आपका सेंट्रीपेटल है, ग्रेविटेशन में ये आ रहा है। जब आप जो रिवॉल्व कर रहे हो और ग्रेविटी हो रही है, आपका सन इज एक्सर्टिंग अ ग्रेविटेशनल फोर्स, like moon is revolving around the earth, so earth is holding on with the centripetal force to moon revolving around the earth. Similarly earth is revolving around sun due to centripetal force. ठीक है? So इस centrifugal force से ये separating the mixture into solid and liquid phase, उनको बाहर फेंकता है, accordingly separate कर रहा है। So the carriage of oil in space protected from direct damage by stranding by your double hull, you protected by this double hull space. So beaching जो होती है वो intentional करते हैं, stranding जब करते हैं वो गलती से हो जाती है। जब grounding करते हैं that is stranding, और बीचिंग आपने इंटेंशनल की, या तो बीच किया जब हम स्क्रैप के लिए गए, स्क्रैपिंग, शिप का स्क्रैप बेचना है तो बीचिंग कर रहे हैं, या शिप को बचाने के लिए भी कई बार बीचिंग करते हैं। Now what are the reasons for designating special areas or prohibited special coastal areas? एक तो इसका टेक्निकल रीजन है, हमने क्यों स्पेशल एरिया बनाया है, is for oceanographical, ecological and traffic. ओशनोग्राफिकल मतलब उस ओशन को बचाने के लिए, इकोलॉजिकल इसका मतलब वहां जो स्पीशीज ऑफ फिश है, वहां जो अंडर सी मरीन एनिमल्स हैं, अंडर सी ग्रोथ है, अंडर सी प्लांट्स है, उनको बचाने के लिए। एंड अगर वहां जहां ज्यादा ट्रैफिक है वहां के लिए वी हैव अडॉप्टेड स्पेशल मैंडेटरी मेथड्स टू अवॉइड योर सी पोल्यूशन। So these are this is the reason why we designate special area and prohibited coastal zones for preventing pollution. Now why are we setting limits for quantity to be discharged into sea? हम कहते हैं 15 ppm से ऊपर ऑयल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 15 ppm से नीचे जब जाएगा that will be dispersed by waves and sea currents, because that is a little quantity which can be dispersed by wave and sea current. उससे ज़्यादा होगा, so it might get accumulated and can cause pollution for your beaches and your other structures. Why are we setting effluent standards? हम engine room से कहते हैं कि इतना effluent standard हो. Same reason, to ensure that your oil gets dispersed by sea waves and currents. इसीलिए हमने effluent standard को सेट किया है।
सर एफ्लुएंट स्टैंडर्ड मतलब एफ्लुएंट का मतलब है जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है उसको हम एफ्लुएंट कहते हैं। एनी डिस्चार्जेस फ्रॉम सी इज नोन एज एफ्लुएंट। आपके जो पाइपें लगी हुई हैं आपके रिवर में डिस्चार्ज कर रही हैं फैक्ट्री से, वो एफ्लुएंट निकलता है। सिमिलरली शिप से जो डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑपरेशनल ऑयल एंड ऑल, दैट इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब है जो भी डिस्चार्ज वहां से हो रहा है ऑफ ऑयल एंड अदर थिंग्स। सीवेज, जो सीवेज वो अलग चीज है, सीवेज को एफ्लुएंट नहीं बोल रहे हैं हम, ये एफ्लुएंट कर रहे हैं। अब सीवेज कैन बी आल्सो कंसिडर्ड एफ्लुएंट, बट हम इस कंसिडरेशन में एफ्लुएंट कह रहे हैं जो ऑयल डिस्चार्ज। Now for your MARPOL Annex 1 you have oil discharge monitoring and control system। और अगर आप Annex 2 में जाओगे तो उसमें नहीं होगा। Only in oil tankers you will have। अगर आप ऑयल कैम में हो तो जब केमिकल कैरी कर रहे हो तो ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम को ब्लैंक आउट कर दोगे, उसको नहीं यूज करोगे। दिस इज यूज्ड ओनली फॉर कंट्रोलिंग योर ऑयल डिस्चार्ज। So it is mandatory on tankers of 150 gross tonnage and above, और बाकी जहाजों में 400 gross tonnage and above, क्योंकि बाकी जहाजों में इंजन रूम है। टैंकर में इंजन रूम तो है ही, टैंकर में 150 gross tonnage and above के लिए है, and for other vessels 400 gross tonnage and above you require oil discharge monitoring and control system. Now this is controlling the instantaneous rate of discharge below 30 liter per nautical mile। आपका इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज रेट क्या होता है पहले वो आपको दिखा देते हैं। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्चार्ज, इसमें है कि नहीं? हाँ यार, तो ये आपका ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये आपका सीसीआर से कनेक्टेड है या इंजन रूम से कनेक्टेड है, नॉन हजार्डस एरिया हो गया। और दिस सेक्शन इज सैम्पलिंग पंप। नंबर 3 इज एनालाइजिंग यूनिट, जो एनालाइज करेगा कि कितना ऑयल है। नंबर 5 इज फ्लो मीटर, टू चेक क्या फ्लो रेट क्या है। तो दोनों सेक्शन का सेंसर, बिकॉज इमल्शंस ऑयल फॉर्म करता है इन वाटर, तो इल सेंस दैट इमल्शन। and this is the overboard discharge slop tank, and here you have your pneumatic pipelines, air pipelines. Sample water is in this, that sampling is done. Ye sampling analyze kar, this will be sampling pump will be there, it will analyze and give the results to your analyzing unit, and that will give your results to your CCR। यहाँ से आप CCR में results देगा। Now from your CCR if they find out, it finds out कि भाई आपका ppm 15 से exceed कर रहा है इंजन रूम में, तो ये अलार्म साउंड करेगा और वो उसके डिस्चार्ज उसके टैंक्स में चला जाएगा। Now if it for your slop tanks, अगर instantaneous rate of discharge is more than 30 liter per nautical mile, then alarm will sound and slop tank valve will open, this valve will close and यहाँ आपका discharge जाएगा। If you exceed 1/30,000, alarm will sound। 1/30,000 of the, अभी उसको explain करेंगे 1/30,000 क्या चीज है। लास्ट टैंक का जो रेसिड्यू था उसकी टैंक क्लीनिंग की, उससे ज्यादा आपका 1/30,000 होगा टोटल क्वांटिटी, तो अलार्म साउंड होगा, ये वाल खुलेगा, ये बंद होगा और आप स्लॉप टैंक में डालोगे। तो आई कम टू दैट कि वो क्या क्या अलार्म्स बजते हैं और क्या क्या होता है, विल कम टू दैट। पहले आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिस्चार्ज बता दें क्या है।
So instantaneous rate of discharge means the rate of discharge of oil in liters per hour at any instant divided by speed in knots. तो ऑयल कंटेंट होगा कितना ppm into flow rate in cubic meter divided by speed into 100. उस इंस्टेंट में कितना लीटर पर नॉटिकल माइल उस टाइम डिस्चार्ज हो रहा है. तो 30 लीटर पर नॉटिकल माइल से एक्सीड करेगा तो अलार्म बजेगा और स्लॉप टैंक में आपका कंटेंट्स जाएगा. So it controls the instantaneous rate of discharge below 30 liter per nautical mile, and if it exceeds, the discharge will automatically closes with alarm and the discharge is sent towards the slop tank. Secondly, it controls the total quantity of oil discharge into sea, which will be less than 1 by 30,000 of the quantity of tanks cleaned for cargoes discharged during last voyage, and it also records the same. तो ये रिकॉर्डिंग करेगा. अब इसके ऊपर जरा मैं समझाता हूँ कि कैसे 1 by 30,000 का चक्कर आता है. इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि हाउ दैट 1 by 30,000 को आप ले रहे हो. और ये 1 लाख टन का जहाज है. अब ये से पहले अगर शिप बिल्ड था उसमें टोटल क्वांटिटी डिस्चार्ज है 1 by 15,000. तो अगर पुराना जहाज है सपोज 1978 का टैंकर है, उसमें टोटल क्वांटिटी डिस्चार्ज क्या होगा. सो सपोज वो 1 लाख टन से डिस्चार्ज कर रहा है 60,000 इन मुंबई, and after tank cleaning these tanks it is sailing from Mumbai to Yangon. Passage is 9 days, distance is 1200 nautical mile. तो total quantity क्या discharge होगा. So it will be 1 by 15,000, so that will be 4 tons. 9 दिन के पैसेज में टैंक क्लीनिंग करते जा रहे हैं तो उसमें 4 टन ही ऑयल डिस्चार्ज होगा इन पानी एट द रेट ऑफ 30 लीटर पर नॉटिकल. बट अगर वो जहाज सपोज 2000 का है या 1995 का है, बिकॉज 1979 के बाद आ गया, तो इट इज 1 by 30,000. तो एनी शिप आफ्टर 1979 विल बी 1 by 30,000 इनटू जिसकी आपने टैंक क्लीनिंग की 60,000. तो इट विल बी 1 by 30,000 into 60,000 will be 2 tons. 2 टन होगा. सपोज वही चीज था. हाँ बोलो सर, क्या रीजन है 78 बिल्ड पहले जहाज सिर्फ 1 by 15,000 करेंगे और 2000 के बाद के पहले जो पुराने जहाजों में ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम इतना इनके पास इतना अच्छा सिस्टम्स नहीं था. तो बाद में आए ना सारे सिस्टम्स आपके टैंक क्लीनिंग एंड सबके. ये सर ओडीएम. हाँ इस तो बाद में आए ना, पहले थोड़ा था. पहले तो पानी में डाल देते थे. ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम कोई कंट्रोल ही नहीं था. तो इसलिए ये इन्होंने ज्यादा क्वांटिटी दी. बाद में इन्होंने कम कर दी क्योंकि दे वांटेड टू कंट्रोल द पोल्यूशन. पहले तो प्लास्टिक भी भेजते थे. NX5 थोड़ा पहले था, वो बाद में आया है ना. NX6 नहीं था पहले, वो बाद में आया. NX7 भी आने वाला है, CO2 के लिए आने वाला, भी आया कहाँ. तो जो चीज नहीं थी, अब पहले आपका VCR था, ठीक है. अब VCR है क्या? नहीं है, ऑब्सोलीट हो गया. पहले आपके पेजर थे, अब कहाँ है ही नहीं, है ना. तो कई चीजें, आप वॉकमैन थे, अब वॉकमैन नहीं है. आईपॉड हो गए, आईपैड हो गए, ये सारे हो गए. अब थोड़ा वो पहली चीजें. पहले स्पूल टेप्स होते थे. आई रिमेम्बर हम लोग जब बच्चे थे वो स्पूल टेप्स आते थे, बड़े बड़े टेप्स टेप रिकॉर्डर में होते थे, बड़े बड़े. अब थोड़ा वो सब मिलेंगे, वो तो पुराने जमाने की बात होगी ना. सो विद द टाइम यू आर चेंजिंग. एक्डिस कहाँ था पहले? एक्डिस नहीं था. आरपा नहीं था पहले, रडार ही होता था. आरपा तो बाद में, एक्डिस तो अब आया 10 साल पहले. तो थिंग्स विल चेंज. अब सपोज ये शिप आपका 1.5 लाख टन का है और शिप इज बिल्ट इन 2000 और सेम कंडीशन है, और आपने पूरा टैंक डिस्चार्ज कर लिया 1.5 लाख टन बॉम्बे में, ठीक है.
और वही 1978 का, तो फिर क्या आंसर होगा? 1978 का जहाज है, 1 लाख टन आपने डिस्चार्ज किया, उसके बाद आप सेल कर रहे हो, टैंक क्लीन कर रहे हो, फिर क्या आंसर और आएगा? 10 टन 1,50,000, हाँ 10 10 टन टन आएगा ना, 10 टन आएगा, ठीक है। और अगर वही 1980 का है जहाज और या 2000 का जहाज है और 1.5 लाख टन है, तब कितना होगा? अब वो सारा टैंक क्लीन कर रहे हैं, 1.5 लाख टन है, तब कितना डिस्चार्ज 5 होगा? टन टोटल सर, 5 टन 5 आएगा टन। ना, 1/30,000 इंटू 1,50,000 तो 5 टन आएगा, है ना, 5 टन हुआ। यही एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि टोटल क्वांटिटी डिस्चार्ज क्या है, राइट। तो वो आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। तो आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे इन दैट, क्योंकि वो स्टार्ट स्टॉप कब स्टार्ट किया, कब स्टॉप किया, और कितना क्वांटिटी डिस्चार्ज हुआ, क्या स्पीड शिप की है, एवरीथिंग विल कम इन दिस, एवरीथिंग विल कम इन दिस रिकॉर्ड्स। और ये रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं बिकॉज 3 साल के लिए रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, इसके लिए फॉर योर ऑयल रिकॉर्ड बुक के लिए भी 3 साल के रिकॉर्ड रख रहे हैं, इसके भी रिकॉर्ड रखने हैं ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम के। सो योर स्पेशल एरियाज विल बी मार्पोल एनेक्स 1 में 10 एरिया आएंगे, 10 एरियाज विल बी स्पेशल एरियाज। दीज विल बी योर मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, रेड सी। बाल्टिक सी आपके पीएसएसए में भी आ रहा है, एनएक्स 4 में भी आएगा, ठीक है, और एनएक्स 5 में भी आएगा। बाल्टिक सी बहुत जगह है, एनएक्स 6 में भी आएगा, बहुत काफी जगह आएगा। देन आपका गल्फ एरिया है, गल्फ ऑफ एडन, एंटार्क्टिक एरिया। अब एंटार्क्टिक एरिया में यू कैन नॉट पंप आउट फ्रॉम इंजन रूम ऑल्सो, टोटली प्रोहिबिटेड है, वहां कोई ऑयल नहीं डाल सकते, ठीक है। ये नहीं कि आप बोलोगे हम ऑयल वाटर उससे सेपरेटर से निकाल के बाहर डालेंगे, वो सब नहीं, कुछ डाल ही नहीं सकते अंटार्कटिक एरिया में। बाकी जगह में तो आप 15 ppm से ऊपर नहीं डाल सकते, बट अंटार्कटिक में यू कैन पुट एनीथिंग देयर। कार्गो तो वैसे ही बंद है, स्पेशल एरिया में कार्गो नहीं डाल सकते, बट if it is less than 15 ppm from engine room discharge, you can do in other areas except Antarctic area. So you have northwest European waters, Oman area, southern South African waters. यहाँ आप स्पेशल एरिया आपके। So how special area different from other areas? So under the convention, the special areas are given higher level of protection. So for this, your 400 gross tonnage above, any discharge of oil or oily mixture out of the sea is prohibited or forbidden, except the following requirements. पहले आपको जरा एक table, and then we'll come to this PPT. We'll come to the table first. Pair like this. Table में बनाओ, फिर मैं थ्योरी करा दूंगा, पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ। So oil tankers of all sizes. This is discharging oil or oily mixture from cargo area, including pump room. So within your special area or outside special area, but within 50 nautical miles, discharging is not allowed, except for clean or segregated ballast. Clean और segregated ballast का मतलब है, segregated ballast निकाल सकते हो, clean ballast का मतलब है जब पहले डीबी टैंक्स नहीं होते थे, सो सिंगल ऑयल वेसल में they used to carry in crude oil wash tanks, certain tanks they were dedicated for carrying clean ballast. So crude oil washing करने के बाद उसमें ballast ले लेते थे। अब when you discharge from there, it has to be passing through your oil discharge monitoring system, so 15 ppm से ऊपर oil नहीं होना चाहिए। So that can be discharged in the special area except Antarctic area. So बाकी जो आप टैंक क्लीनिंग कर रहे हो उसका पानी तो उसमें अलाउड नहीं है। Only when you're outside of 50 nautical miles, then you can
discharge. So within 50 nautical miles from land, you can't discharge, or in special areas, you can't discharge unless you have segregated ballast or clean ballast. When you're outside the special area and more than 50 nautical miles from nearest land, your discharging is prohibited, but you can discharge if you meet all these conditions. So you have to meet all these conditions, only then you can discharge more than 50 nautical miles from nearest land. One is your tanker is proceeding en route. इसका मतलब tanker is not at anchorage, it is going on its route. Number two, the discharge rate should not exceed 30 liter per nautical mile, and that will be measured by your oil discharge monitoring system. The total quantity of oil discharged before 1979 December was 1 by 15,000 of the total quantity of the particular cargo of which residue was part. As I had explained के last tank पोर्ट में कितना डिस्चार्ज किया, उस टैंकों को आपने टैंक क्लीन किया, फिर उसका जो पानी गया उसका 1 by 15,000 था before 31st January 1979. After 31st December, January, 31st December 1979, for tankers delivered after 31st December 1979, it was 1 by 30,000 of the total quantity of the particular cargo of which your residue was part. Number 4, ODMCS tanker का चालू होना चाहिए. बंद हो जाएगा तो you can't discharge anything. So it should have ODMCS in operation for the tanker. Plus ये सारी चीज होनी चाहिए. Slop tank होने चाहिए as required by the regulation 29 and 31. तो slop tank भी होने चाहिए, ODMCS भी चालू रहना चाहिए, plus 1 by 30,000 total quantity होनी चाहिए, plus rate of discharge should not exceed 30 liters per nautical mile, plus it should be proceeding en route. ये सारी चीज होनी चाहिए. Then you can discharge more than 50 nautical miles from nearest land. Now we come for the engine room area. So that is for ships of gross tonnage 400 or more. So discharge of oil or oily mixtures from machinery space. ये आता है within special area. Discharging prohibited except when you meet all these conditions. 1, the ship is proceeding en route, that means anchorage पे हम engine room से discharge नहीं कर सकते. Oil content in the effluent वही चीज है जो हम discharge कर रहे हैं, should not without dilution. Without dilution का मतलब है you are not putting a freshwater pipe there at the discharge area because you are diluting it. So without dilution, it should not exceed 15 ppm. Number 3, the oil mixture is processed through oil filtering equipment, and the oil content of this effluent should not exceed 15 ppm. In the special area, engine room should have alarm arrangement, automatic 15 ppm stopping device in place. That means alarm बजेगा, 15 ppm से exceed हो गया तो वाल्व बंद होके पहले आपका स्लज ऑयल टैंक का वो वाल्व खुल जाएगा, वहां चला जाएगा. Plus number 4, oil mixture is not mixed with cargo pump room bilges. That mixing or magic line नहीं चलेगी. You can't mix cargo pump room bilges with engine room bilges, or in case of oil tankers with oil cargo residues. You can't mix engine room bilges with oil cargo residues. Special area के बाहर, outside special area, इसमें 50 nautical mile वाला चक्कर नहीं है. इसमें special area या outside special area for engine room. The discharging is prohibited outside special area except when you are proceeding en route. Oil content of effluent should not exceed without dilution more than 15 ppm. Oil mixture is processed through oil filtering equipment as per requirements of Annex. अब इसमें इन्होंने
दो चीजें नहीं दी हैं कि अलार्म अरेंजमेंट, ऑटोमेटिक 15 ppm स्टॉपिंग डिवाइस आउटसाइड स्पेशल एरिया में चले ना चले चलेगा, बट ऑयल फिल्टरिंग इक्विपमेंट चलना चाहिए सो दैट योर कंटेंट शुड नॉट एक्सीड 15 ppm. Oil mixture should not be mixed with cargo pump room bilges, or in case of oil tanker, with oil cargo residues. So this is for your 400 gross tonnage and above, or engine room area. In Antarctic region, any discharge into sea of oil or oily mixture from ship, that is from cargo and engine room, is prohibited. Antarctic area mein not allowed. Now we come to what about ships less than 400 gross tonnage. उनके discharge criteria क्या हैं for engine room? Now for ships less than 400 gross tonnage, oil and oily mixture shall be retained on board and you can discharge to reception facility. तो ये तो आपको करना है. अगर आपका नहीं चल रहा है कुछ चीज तो फिर आप डिस्चार्ज करोगे रिसेप्शन फैसिलिटी. अदरवाइज इन ऑल एरियाज एक्सेप्ट फॉर एंटार्क्टिक रीजन डिस्चार्ज इज प्रोहिबिटेड विद एक्सेप्शन दैट, मतलब यहाँ डिस्चार्ज कर सकते हो एक्सेप्टिंग एंटार्क्टिका व्हेन यू आर प्रोसीडिंग एन रूट and you have an operation design approved by administration that ensures the oil content without dilution does not exceed 15 ppm. यहाँ कोई अलार्म या स्टॉपिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है. इन वेसल्स लेस देन 400 अलार्म एंड स्टॉपिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है. जैसा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 400 ग्रॉस टनेज में था, ऑयल शुड नॉट बी मिक्स्ड विद कार्गो पंप रूम बिल्जेस और इन केस ऑफ ऑयल टैंकर्स विद ऑयल कार्गो रेजिड्यूज. वही चीज आएगी. और ये आपके 10 स्पेशल एरिया एनेक्स 1 के. डिस्चार्ज क्राइटेरिया पे क्वेश्चन पूछ लो. भाई कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? फिर थ्योरी पे शुरू करेंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. ये टेबल आपको याद रखना है. नोट आपको मिल गए होंगे. नोट सबको मिल गए? कल मैंने भेजे थे, मिल गए? यस सर मिल गए थे. तो ये याद करना है. ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर का आता है तो याद करना है. अभी रुक जाऊं क्या? आपको वीडियो देखना है, कुछ आराम करना है, क्या करना है, या मैं कंटिन्यू करूं? आज के लिए ज्यादा हो गया क्या कि ठीक है चलेगा? चला ठीक है. जितना आप एक्सेप्ट कर लेते हो उतना ही करेंगे. Hello friends, in this video we are going to discuss on Annex 1 of MARPOL. I suggest you to watch this video till the end and if you want you can take down notes as well. So let's get started. A whopping 2,900 million tons of crude oil and its products are being transported across the sea every year. Annex 1 stands for Regulation for the Prevention of Pollution by Oil. Annex 1 came into force on 2nd October 1983. You don't need to remember the specific date, but just remember the year when it came into force. Oil pollution is operational causes or by accidental causes. Operational causes include the negligence of ship's crew. Operational causes include cleaning of cargo residues on oil tankers, ballasting of cargo tanks, tank cleaning, as well as bilge cleaning. And oil pollution can also be caused due to accidents such as grounding or collision. Now, what are the effects of oil pollution on marine environment? It blankets the surface, interfering with oxygen exchange between the sea and the atmosphere. Heavier constituents of oil blanket the sea floor, interfering with the growth of marine life. So what happens is when oil is discharged into the sea, it creates a sheen on the surface of the sea which blocks the oxygen and other important elements to reach the marine organisms under the sea. Many constituent elements are toxic and get into the food chain. So when the oil mixed with the seawater is consumed by organisms such as fishes, it affects the whole food chain because these
smaller fishes are eaten by larger fishes or even by humans. So the whole food chain gets affected. Oil on beach interferes with the recreational uses of that beach. Now, who wants to go to a beach which has oily water, right? Oil may enter seawater distilling inlets and it may be deposited on tidal mudflats with detrimental results. Oil sticks to the wings of seabirds and they become helpless casualties of oil spillage. Now, what is a special area means a sea area where, for recognized technical reason in relation to its oceanographic or topographic, ecological, and the traffic density in that area, and adoption of special mandatory methods for the prevention of sea pollution has to be carried out in that area to preserve that particular sea area. There are different special areas for each annex of MARPOL. As per Annex 1, there are 10 special areas. So they are the Mediterranean Sea, the Baltic Sea, the Red Sea, Persian Gulf area, Black Sea, Gulf of Aden, Antarctic area, Northwest European water, Oman area of Arabian Sea, and southern South African waters. There are certain regulations which have to be implemented when ships are en route in these areas. Now we move on to the discharge criteria as per Annex 1. This is an important part because this is often asked in the examinations. So any kind of oil or oily mixtures prohibited to discharge into the sea unless these requirements are satisfied. So these requirements we'll be discussing into two parts. Requirements for machinery spaces of all ships of 400 gross rate tonnage and above when the vessel is outside special area and when the vessel is proceeding in special area. And requirements for the cargo area for oil tankers when the vessel is proceeding outside special area and the vessel is in area. So any kind of oil or oily mixtures cannot be discharged into the sea unless these requirements are satisfied for ships of 400 gross rate tonnage and above. So when the vessel is outside special area, it should be proceeding en route. Now en route means that the vessel is not stopped or drifting and it is proceeding on its own original route. Oily mixture is processed through an oil filtering equipment. It should be processed through a oil filtering equipment before being discharged into the sea. Oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts per million. The oil content should not exceed 15 parts per million when it is being discharged into the sea, and a working alarm system and an automatic stoppage system should be set up if this exceeds 15 ppm. Oily mixture should not originate from cargo pump room bilges on oil tankers. Oily mixture in case of oil tankers is not mixed with oil cargo residues. Now when the ship is proceeding in special area, it should be proceeding en route. Oily mixture should be processed through an oil filtering equipment before discharge. Oil content effluent without dilution does not exceed 15 parts per million. Oily mixture does not originate from cargo pump room bilges on oil tankers. Oily mixture in case of oil tankers is not mixed with oil cargo residues. Now this is somewhat the same for outside special area and in special area as well. Just a major difference is that in the Antarctic area, any discharge into the sea of oil or oily mixtures from any ship shall be prohibited. So now whether it is 15 ppm, 10 ppm or even below that, inside the Antarctic area, any discharge into the sea of oil and oily mixtures is prohibited. Next up, moving on to the requirements for the cargo spaces of oil tankers. When an oil tanker is proceeding outside a special area, so it should be more than 50 nautical miles from the nearest land. It should be proceeding en route. The instantaneous rate of discharge of oil content does not exceed 30 liters per nautical mile. So what does this mean? The rate of discharge should not exceed 30 liters per nautical mile. A vessel should not discharge more than 30 liters of oil or oily mixtures per nautical mile it is covering. Total quantity of oil discharged into the sea does not exceed 1 by 15,000 of the total quantity of the cargo for ships delivered on or before 31st December
1979 and 1 by 30,000 of the total quantity of cargo which is on board at that time for ships delivered after 31st December 1979. The vessel should be fitted with operational ODMCS, which is the Oil Discharge Monitoring and Control System, and a slop tank arrangement. Slop tanks are generally used for holding slop generation such as tank cleaning or dirty ballast. Now when a tanker is within a special area, any discharge into the sea of oil or oily mixtures from the cargo area of an oil tanker shall be prohibited while in a special area. It is not at all allowed to discharge any kind of oil or oily mixture when an oil tanker is inside a special area. Now moving on to the ORB, which is the oil record book, is basically in two parts. Part 1 is for machinery space operations. It is to be carried by oil tankers of 150 gross rate tonnage and above, and every ship of 400 gross rate tonnage and above. Part 2 is for cargo and ballast operations. It is to be carried by all oil tankers of 150 gross rate tonnage and above. The oil record book shall be kept in such a place as to be readily available for inspection at all reasonable times, and it shall be preserved for a period of 3 years after the date of last entry has been made. This is a very important document to be checked by the Port State Control and any other authority which is inspecting the vessel, and they can check that the vessel is complying of and what are the entries that have to be made in the oil record book: ballasting or cleaning of oil fuel tanks, discharge of dirty ballast or cleaning water from oil fuel tanks, collection of and disposal of residues, sludge and oil residues as well, discharge overboard or disposal otherwise of bilge water which has been accumulated in machinery spaces, bunkering of fuel oil or bulk lubricating oil. Entries to be made in oil record book part 2, which is to be carried by tankers of 150 gross tonnage and above, is loading of oil cargo, internal transfer of oil cargo during the voyage between the tanks. So we'll have lunch. So this entries and all we'll be doing next time. Entries and all I'll be taking after this. Dikhaya just a revision for you. Next class we'll be continuing on Annex 1. Okay. So we'll have lunch now. Oh, thank you. Okay, sir. Thank you. Bye, sir. Happy weekend. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. So continuing with MARPOL Annex 1, your clean ballast is an oil ballast tank where you're carrying basically in the cargo tank you're carrying ballast after doing crude oil washing, such that whenever you are discharging from the ship which is stationary in clean water or calm water, it will not produce any visible traces of oil. Neither will produce any sludge or emulsion which can be deposited on the shore. So when your ballast is discharged through your ODMCS, it will not be over 15 ppm. And the ODMCS has to be approved by the administration. So clean ballast basically is when we didn't have double hulls, they were carrying in your cargo tank only ballast after crude oil washing. Segregated ballast is when you're carrying your ballast in your DB tanks. So it's got a separate pipeline and it is stored separately, and it will not be in contact with any oil or noxious substance. This will be governed by your ballast water convention. Now, what are the surveys which you carry out for your tankers? So, every oil tanker of 150 gross tonnage and above and other ships of 400 gross tonnage and above will be having following surveys. One is the initial survey prior to your IOPP certificate. The initial survey has to be done. And here your equipment, fitting, structure and all will be checked by the surveyor. And it has to be satisfaction as per MARPOL Annex 1. So it ensures that your structure, your equipment and systems are complying with MARPOL Annex 1. Second survey is a renewal survey which will be done
prior to 5 years. That is because the expiry of IOPP survey is 5 years. So your renewal survey will be done maximum 3 months before it. So here your structure, equipment, fittings and arrangements will be detailed checked so that they comply with MAPOL Annex 1. Then you have an intermediate survey which occurs at midpoint, that is 2.5 years. Plus you have annual surveys which are done every year. So intermediate survey will be done either on the second anniversary date, second anniversary annual survey, or the third anniversary survey. So in all these surveys, in the renewal survey, you will get a new license, a new IOPP certificate. When your annual survey or your intermediate survey is done, that will be endorsed on the certificate. So in your intermediate survey, it will be a not very detailed survey. So your piping, pumping and ODMCS, cow system, oil water separator, all will be checked to comply with MAPOL Annex 1. Then every year, plus minus 3 months, you will have annual survey. And this will also be endorsed and stamped by the surveyor on the IOPP certificate. So your general inspection will be done of structure, equipment, fittings, arrangements, and material to ensure that it is being complied by MAPOL Annex 1. Sometimes if you have maybe a collision or a grounding and you require extensive repairs, then you require additional survey. So additional survey is done to check whether your repairs are as per Annex 1. This will also be endorsed on your IOPP, International Oil Pollution Prevention Certificate. Now surveys basically will be checking of additional survey that your repairs are done as per requirements of Annex 1. So in your surveys, all your checking is done and it ensures that you are complying with Annex 1. So they will be checking as per your flag state. They will be appointing your class surveys to do it or recognized organizations to do the survey. Now, when you are doing a survey and a surveyor finds it that your equipment is not satisfactory, then what happens? So suppose your surveyor or recognized organization finds out that your equipment is not complying with the IOPP certificate, then your ship cannot proceed to sea because the PSC will be informed and the PSC will try to hold the vessel so that this contradiction with MAPOL Annex 1 or Annex 2 or Annex 3, they have to be complied with, because otherwise your ship will become unsafe. So your vessel cannot sail till you correct that deficiency in your survey. And if you do not correct it, then this certificate or IOPP certificate will be withdrawn, which is mandatory. Flag state will be informed and port state will also be informed, and then the ship cannot sail because IOPP survey is mandatory certificate. If it is cancelled, can't sail. So your condition of ship should be as per the MAPOL convention. And why we hold the ship? Because you cannot have a threat to the marine or environment because you are not complying with Annex 1. Because here you can create a pollution hazard. So here you will not be allowed to sail until you correct it. So this certificate which is we are talking of is International Oil Pollution Prevention Certificate. It's a mandatory certificate and the expiry period is 5 years.
So conditions of discharge we've already done, but I'll just repeat it. We've done the table. So discharge from cargo area for oil tanker includes cargo tanks, pump room, machinery space, bilges mixed with cargo oil residues. So the ship should not be in a special area and should be more than 50 nautical miles from land. It should be en route. Instantaneous rate of discharge should not exceed 30 liter per nautical mile. Total quantity of oil for vessels delivered before 31st December 1979 should not exceed 1 by 15,000 of the total amount of particular cargo for which residue was part I've already explained. For new tankers, it is 1 by 30,000 of the specific cargo for which your residue was part. And the tanker should have operational oil discharge monitoring system, and you should have a slop tank arrangement empty for slops. You can't have it full, it should be empty. So the conditions for machinery build spaces will be subject to regulation 4 and paragraph 236. So for machinery spaces, you have two categories, 400 plus, 400 and above, and less than 400. So your ship should be en route. It should, when you are putting your effluent and water from engine room, it should be oil filtering equipment. Oil content should not exceed 15 ppm. It should not originate from cargo pump room. Or it should not come from bilges of oil tankers, oily mixtures, and these oily mixtures of pump room should not come. It will be from bilges of engine room, not pump room. So the oily mixture should not be mixed with oil cargo residues of pump room. Now for special areas, for 400 gross tonnage and above, ship should proceed en route. It should be from oil filtering equipment, and the discharge content should not exceed 15 ppm. Oil content, it should not come from pump room bilges. Oily mixture not mixed with oil cargo residues. For Antarctic Sea, any discharge of cargo oil or mixtures from any part of ship, including engine room, will be prohibited. For less than 400 gross tonnage, you will try to discharge to shore facilities. Otherwise, the conditions are it should proceed en route. It should have operational equipment approved by administration. Oil content without dilution should not exceed 15 ppm. Oil should not originate from cargo pump room bilges or oil tankers. Oil mixture is not mixed with oil cargo residues. So residues which cannot be discharged into sea in compliance with regulation should be retained on board and then discharged to reception facility. So any discharge into sea of oil or oily mixtures from oil tankers or other ships of 400 gross tonnage above is prohibited in special area. This we have done. So this regulation does not apply to discharge of clean or segregated ballast. So clean ballast has to be pumped from ODMCS and should not exceed 15 ppm. Segregated ballast will be covered by ballast water management. Now you have exceptional circumstances where you can discharge. Is one, when it is concerning safety of ship or saving life at sea, then that will be exceptional circumstances to discharge to sea. Second is when you have not damaged your ship without your fault and you have taken all reasonable steps to control the damage or minimize the discharge, then you can discharge. Or you have
being grounded but not with any intention to ground, then that is exceptional. Third point is, sometimes the flag state says that, okay, you're carrying light oil and you got heavy crude oil pollution there around you. So release certain diesel oil to combat that specific pollution incident to minimize the damage from pollution. That has been approved by flag state or by the coastal state, then you can discharge. So these are your exceptionals where you can discharge oil into sea. Now, for what are the exceptions where you carry ballast in cargo tanks? Now, the thing is, even if you have DB tanks, sometimes you have to carry ballast in cargo tanks. So why? Because of heavy weather, you have to have more ballast to control your pounding and pitching. So there you have to carry ballast water in cargo tanks for the safety of ship. Because your weather is so severe, suppose force 849 and you are having heavy weather, you cannot go empty. You have to carry ballast water in cargo tanks. There you have to make entry into your official record book also and oil record book. Second time is exceptional circumstances where your particular character of operation of oil tanker renders it necessary to carry ballast water in excess of normal ballast water. Then you can carry ballast water in cargo tanks. Now, for every tanker operating with crude oil washing system or cow system, it is supposed to have operational and equipment manual. So if you have an alteration for fixing maybe of your crude oil washing systems machines, then you have to revise your operations and equipment manual. Now, for new ships of 4,000 gross tonnage and above, and in new oil tankers of 150 gross tonnage and above, no ballast water should be carried in fuel oil tank. So that is not allowed. Earlier it was done. Now it is not allowed. Now, requirements of oil record book. You're supposed to have oil record book on board. So every oil tanker of 150 gross tonnage and above, and every ship of 400 gross tonnage and above is supposed to have oil record book. So part 1 is machinery spaces on all ships. All merchant navy ships are supposed to have part 1 of oil record book. Part 2 will only be in tankers because that is for cargo spaces. So it should be readily available for inspection. And sometimes you have unmanned ship and you being towed. Then suppose you are a tanker and it is being towed to the scrapyard by the tow. So the oil record book should be with the tug. Otherwise, it should be on board. When it is unmanned, suppose there is no one on your vessel when you are being towed, then it should be with the tug. Otherwise, it will be on the vessel. So you have to keep the oil record book on board for 3 years after last entry has been made, because that can be checked by the port state control. Now, what are the entries you have to do in part 1, oil record book part 1? Very important, it has come in your exams many times. So this part is very important, oil record book entries. So when you're doing ballasting or cleaning of fuel oil tanks, when you're discharging dirty ballast or cleaning water from fuel oil tanks, when you're collecting and disposing oily residues like sludge to shore, then you have to enter in your oil record book part 1. Now this is all from machinery spaces, so this is for engine room. Number 4 is when you don't have any automatic discharge,
you're doing manual discharge overboard for bilge water accumulated in machinery space, so you have to enter here. If you have automatic discharge overboard for bilge water in the machinery space, then you have to enter here. Number 6 is where you have to write about the condition of oil filtering equipment. Number 7, in cases of accidental or exceptional discharge of oil, you have to enter here, number 7. If you're doing bunkering of fuel oil or bulk lubricating oil, then you have to enter here. 9 is additional remarks and operational procedures. Now my question is, suppose जहाज पे 50 टन 50 नहीं 20 टन आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल आया ड्रम से और आपने डेक पे रखा, उसकी एंट्री किधर होगी? 20 टन माल आया, 20 टन लुब्रिकेटिंग ऑयल आया और उसको डेक पे रख दिया, लैश करके रख दिया, अब उसकी एंट्री किधर होगी? 5 जन है, 2 कहाँ होगी? किधर एंट्री होगी? 20 टन आपने माल रखा डेक पे, एंट्री किधर होगी? लॉगबुक पे। कौन सी लॉगबुक है? कार्गो लॉगबुक कार्गो लॉग सर ORP 1 में होगी। और भी 1 में होगा। कितने लोग कह रहे हैं ORP 1 में होगा? कितने लोग कह रहे हैं? 20, 25, 30, वैसे तो 28 लोग, कितने लोग? 30 लोग हो। एक बंदे ने हाथ उठाया, 3 लोग ने हाथ उठाया। गलत, सब गलत। नहीं एंट्री होगी ऑयल रिकॉर्ड बुक में। कहीं आपकी एंट्री इन्वेंट्री लॉग बुक में होगी, इंजनों के इन्वेंट्री में होगी, कार्गो रिकॉर्ड बुक में भी नहीं होगी, इंजनों के इन्वेंट्री में होगी, कार्गो रिकॉर्ड बुक में भी नहीं होगी, ऑयल रिकॉर्ड बुक में नहीं होगी। आंसर ये है, अब आपने लुब्रिकेटिंग टैंक में वो खाली किया वो ड्रम को, अब उसकी एंट्री होगी। समझ गए? यही तो ओरल का क्वेश्चन है उड़ाने के लिए। मैंने क्या बोला? बंकरिंग ऑफ फ्यूल ऑयल और बल्क लुब्रिकेटिंग ऑयल। बल्क का मतलब टैंक में लोड किया, ड्रम में नहीं रखा। समझ आया? नहीं समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? लिखा है बल्क का मतलब टैंक में जब एंट्री की है, टैंक में भर दिया आपने, जितने ड्रम भरे उसकी एंट्री करोगे ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1। ठीक है, 20 टन आपने डेक पे रख लिया। अगर सपोज आपने 5 टन टैंकी में भरा, 15 टन बाहर रखा, तो 15 टन जो है वो आपके इन्वेंट्री में होगा, टन की एंट्री होगी रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 में। आया समझ? ये सब आपके ओरल के क्वेश्चन है उड़ाने के लिए। क्या है? उड़ाने के लिए अच्छे क्वेश्चन है, उड़ सकते हो, अच्छे उड़ जाते हैं। उसमें आता है पार्ट 2 की एंट्री। पार्ट 2 आपका डेक के लिए, ठीक है, कार्गो ऑपरेशन के लिए, डेक के लिए। पहला हो गया लोडिंग का, ऑयल कार्गो लोड किया, यहाँ एंट्री होगी कौन से टैंक में किया, इंटरनल ट्रांसफर किस टैंक से किस टैंक किया, अनलोडिंग मींस किस पोर्ट में किया, किस टैंक से किया, कितना बच गया, बैलास्टिंग किया हमने कार्गो टैंक का हेवी वेदर में, या डेडिकेटेड क्लीन बैलास्ट टैंक। अब डेडिकेटेड क्लीन बैलास्ट टैंक बताया था आपको पहले भी, जो टैंकर डबल एल वाले नहीं थे, डबल बॉटम वाले नहीं थे, उनके कार्गो टैंक को क्रूड ऑयल वॉश करने के बाद सर्टेन टैंक्स में बैलास्ट रखते थे, क्योंकि आपके बैलास्ट टैंक थे ही नहीं। तो उन्हीं टैंक्स के अंदर आप बैलास्ट डालते थे, उसको हम कहते हैं CBT और क्लीन बैलास्ट टैंक। बैलास्ट हमने DB टैंक में डाला तो सेग्रीगेटेड बैलास्ट टैंक अलग से है, उसकी पाइपलाइन अलग है, उसके पंप अलग है, उसके वाल्व अलग है। जबकि कार्गो टैंक में डालो तो कार्गो लाइन से जाएगा ना, वो बैलास्ट लाइन से थोड़ा जाएगा। समझ आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? CBT क्या है? क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है? आगे करते हैं। अब आपने क्रूड ऑयल वॉशिंग की या टैंक क्लीनिंग की, ऑयल कम कहेंगे, टैंकर में आपने टैंक क्लीनिंग की, इसकी एंट्री करेगी। सपोज आपने केरोसिन डिस्चार्ज किया और उसकी टैंक क्लीनिंग की, तो उसकी एंट्री करोगे ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 में। सपोज आपने
क्लीन बलास्ट टैंक से डिस्चार्ज किया तो ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम से डिस्चार्ज करोगे 15 ppm से ज्यादा नहीं होगा पानी में, और इसकी एंट्री करोगे इन ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2। सेग्रीगेटेड बैलास्ट टैंक से डिस्चार्ज करोगे तो बैलास्ट वाटर रिकॉर्ड बुक में लिखोगे। नंबर 7, डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम स्लॉप टैंक। अब क्या है कि स्लॉप टैंक में जब डिस्चार्ज करते हैं तो ऑयल वाटर इंटरफेस डिटेक्टर होता है, उससे आपको पता लग जाता है कितना लेवल ऑयल है, कितना लेवल पानी है। आफ्टर होल्डिंग इट डिकैंट करते हो तो उसकी एंट्री जब पानी निकालोगे, ऑयल नहीं पानी निकालोगे, तो उसकी एंट्री करोगे इन ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट। अब स्लॉप टैंक के जब डिस्चार्ज हो गया तो जो वाल्व्स बंद किए उसकी भी एंट्री पार्ट 2 में करोगे। नंबर 9, closing of valves necessary for isolation of dedicated clean ballast tanks from cargo and shipping lines after slop tank discharge operation। इसके बाद जब आपने स्लॉप टैंक डिस्चार्ज के बाद जो डेडिकेटेड क्लीन बैलास्ट टैंक है उसकी कार्गो लाइंस के आइसोलेशन वाल्व बंद करती है, शिपिंग लाइन के लाइन बंद करती है, तो उसकी भी एंट्री यू विल डू इन ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2। सपोज आपने स्लॉप को शोर में दिया, शोर रिसेप्शन फैसिलिटी को दिया, तो उसकी एंट्री भी आप ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 में करोगे, दैट इज डिस्पोजल ऑफ रेसिड्यूज। Now for 11 is for oil tank, the total quantity of oil and water used for washing and return to storage tank shall be recorded in oil record book part 2। तो कितना पानी आपने यूज किया टैंक लेने के लिए उसको भी यहाँ एंटर करोगे ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2। Now entry is required for accidental discharge। So आपने exceptional discharge किया या accidental discharge किया तो क्या क्या एंटर करोगे, टाइम ऑफ occurrence, किस पोर्ट में हुआ या शिप पोजीशन, कितना क्वांटिटी आपने डिस्चार्ज किया पानी में, किस टाइप का ऑयल था, व्हाट वाज द सर्कमस्टांसेस ऑफ डिस्चार्ज, क्या रीजन था जिससे आप डिस्चार्ज किया, आपने कैसे प्रिवेंट किया, इसको सब लिखो। तो ऑयल रिकॉर्ड बुक को आपको 3 साल रखना फ्रॉम द लास्ट एंट्री, और नॉर्मली ऑयल रिकॉर्ड बुक आपको ओरिजिनल रखनी पड़ती है एट एरिया वेयर इट कैन बी असेस्ड, और कप्तान को अपडेटेड PDF कॉपी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने उठा के फेंक दिया ऑयल रिकॉर्ड बुक पानी में और कप्तान के पास रिकॉर्ड नहीं है एंड पोर्ट स्टेट कंट्रोल ने इंस्पेक्शन किया तो कप्तान और चीफ ऑफिसर की छुट्टी हो जाएगी, ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी उठा के, हो सकता है इंजन डिपार्टमेंट का उठा के पानी फेंक दे, क्या कर लोगे। सेकंड इंजीनियर की चीफ ऑफिसर का खुंदक चल रहा है, उसने कह दिया 5th इंजीनियर जाके उठा के फेंक दो पानी में, तो क्या होगा, कप्तान और चीफ ऑफिसर दोनों फंस जाएंगे। अब एक केस हुआ था SCI में, चीफ ऑफिसर ने खुंदक खाई थी कप्तान से, अपना पासपोर्ट निकाल लिया, CDC निकाल लिया और बाकी सबका उठा के पानी फेंक दिया, कप्तान की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। ऐसे केस हो जाते हैं शिप पे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हम आते हैं SOPEP पे। Now SOPEP is very important for Annex 1. SMPP is important for Annex 2. पहले हम SOPEP कराएंगे। What is SOPEP? That is Ship Oil Pollution Emergency Plan। मतलब अगर आपकी पोल्यूशन हो तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, किसको कंटैक्ट करोगे, कैसे कंटेन करोगे, क्या प्रोसीजर लगेंगे, क्या इक्विपमेंट आपके पास है, लॉकर का नाम क्या है, ऑल दिस विल बी इन SOPEP। तो इसमें शिप्स ऑफ 400 ग्रॉस टनेज, ऑल शिप्स and oil tankers of 150 gross tonnage and above, they should carry the guidelines as per IMO and MEPC's Marine Environmental Protection Committee for SOPEP। SOPEP का फुल फॉर्म है शिप
oil pollution emergency plan. So the master of ship is overall in charge of SOPEP, and chief officer is subordinate for that. So it describes a plan how your master officer and crew will tackle your oil spill. उनकी क्या ड्यूटी होगी एंड कहाँ कहाँ आप हैंडल करोगे, कहाँ कहाँ स्पिल कंट्रोल करोगे, दैट विल बी देयर बिकॉज ऑयल टैंकर में काफी बड़े टैंक्स हैं, तो ऑयल स्पिल कैन बी ह्यूज। तो इस टाइप की आपकी बुक होती है ऑयल शिपबोर्ड ऑयल पोल्यूशन इमरजेंसी प्लान। अब इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट, इसको should be as per MARPOL Annex 1. Approval should be taken by the flag state. So it is an approved plan which guides your master and officers of how you tackle with your oil spill pollution. What are the responsibilities of each person for oil spill? तो इसमें और भी इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी प्रोसीजर क्या होगा, सॉपेप किट कहाँ पड़ी है, सॉपेप लॉकर क्या कहाँ है, that will be mentioned there. Number 4 will be important contact details of who all you have to contact during pollution, which can be PSC, your office, your shore staff, or shore organizations, your agent, उन सब का दिया जाएगा numbers. Number 5, so recognized authority has approved SOPEP and आपका दो इसमें सेक्शन होता है A and B. A is mandatory, तो जो भी आप इसमें चेंज करोगे वो आपको रिकॉग्नाइज अथॉरिटी को बताना पड़ता है। बी का सेक्शन वॉलंटरी है, जिसमें प्लान्स होते हैं, एनेक्सेस होते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, नॉन मैंडेटरी। पार्ट ए जो मैंडेटरी है वहाँ बताना पड़ेगा बिफोर यू डू एनी चेंज। So if there are changes in the plan part B, which is non-mandatory, it is generally does not require approval from flag state, but the owner and manager must update the appendices about the non-mandatory changes done. अब आपके कंटेंट्स ये एग्जाम में आ चुका है, कंटेंट्स ऑफ SOPEP, कंटेंट्स ऑफ SMP। कंटेंट्स का मतलब क्या क्या चैप्टर हैं, इसमें आपकी ड्यूटी दी जाएगी, व्हाट आर द ड्यूटीज, आप मस्टर में क्या क्या करोगे, फिल में क्या क्या करोगे। उसमें इंफॉर्मेशन होगी, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट शिप, ओनर ऑफ शिप के बारे में, क्या स्टेप्स एंड प्रोसीजर करोगे टू कंट्रोल डिस्चार्ज और ऑयल स्पिल। फिर आपके ऑयल कंटेंट लॉकर में क्या क्या इक्विपमेंट है, इसमें ऑयल अब्जॉर्बेंट है, पैड्स हैं, बूम्स हैं, पंप है, ये सारी चीजें। और आप कैसे रिपोर्ट करोगे, सपोज आपका स्पिल हुआ तो क्या फॉर्मेट है रिपोर्ट करने का। उसके बाद इसमें कंटेंट आएगा हुम टू कंटैक्ट, किसको कंटैक्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, जैसे आपकी पोर्ट स्टेट कंट्रोल है, ऑयल क्लीन अप टीम है, किस किस को नोटिफाई करना है। तो ये आपके SOPEP के स्पिल इक्विपमेंट है, ये ऑयल बूम हो गया, पिल्लोज हो गए, अब्जॉर्बेंट पिलोज है, अब्जॉर्बेंट पैड्स हो गए, रिसेप्टिकल्स हो गए, स्कूप्स हो गए, वेल्डन पंप हो गया, ये सारी चीज अब आपके SOPEP की इक्विपमेंट है। एसओडी होता है, हैं? क्या चीज? एसओडी भी होता है सर, शिप ऑयल नहीं, क्या ऑयल? आवाज नहीं आई तुम्हारी। एक और केमिकल भी होता है उसमें सर, एक हाँ, डिस्पर्सेंट होता है, ऑयल डिस्पर्सेंट भी होगा, लेकिन वो आप पानी में नहीं डाल सकते, विदाउट अप्रूवल आप नहीं डाल सकते। ऑयल डिस्पर्सेंट भी होता है केमिकल, बट आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कोस्टल स्टेट से, फ्लैग स्टेट से, बिफोर यू पुट इन ऑयल इन वाटर। अब आपके जो ड्राइंग्स रहेंगी SOPEP में, जिसमें आपकी आएगी जनरल अरेंजमेंट प्लान, पाइपलाइन प्लान आएगा, वेंट्स किधर हैं, ड्रिप ट्रेस कहाँ कहाँ है, ये सारा आपके प्लान्स में आएगा।
तो जनरल अरेंजमेंट आएगा कि आपके लोकेशन ऑयल टैंक्स कहाँ कहाँ है, कैपेसिटी क्या क्या है, टैंक्स में क्या क्या कंटेंट है। फिर आपका सॉपेप लॉकर, वेयर द सॉपेप लॉकर इज, और इन्वेंट्री क्या है। उसके बाद आएगा पुराने कोई रिकॉर्ड्स पोल्यूशन इंसिडेंट के क्या क्या थे, वो भी आएगा, क्योंकि आपको कंपनसेशन लेना है या इंश्योरेंस पर्पस के लिए चाहिए तब होगा। मटेरियल फॉर रेफरेंस फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरटैंको, OCIMF, इन सब के रेफरेंसेस होंगे। देन आपके प्लान क्या होगा, कैसे टेस्ट करोगे वेरियस प्लान्स इन सॉपेप, हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज, और कब कब आप रिव्यू करोगे, ऑल्टर करोगे प्लान। तो प्लान ए जब ऑल्टर करोगे तो आपको उससे पहले आपको फ्लैग स्टेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पार्ट बी इज नॉन मैंडेटरी, वहां आप चेंज कर सकते हो एनेक्सल। अब सॉपेप स्पिल किट आपकी आती है 7 बैरल किट या 12 बैरल किट। तो regulation Annex 1 requires oil tanker of 150 gross tonnage and above and 400 gross tonnage and above to have SOPEP plan, जिसमें आपका under 400 can carry 7 barrel spill kit and over 400 to carry 12 barrel spill kit. तो 7 barrel spill kit में absorbent capacity होगी 1100 liters for oil. फ्लोटिंग ऑयल ऑब्जॉर्बेंट बूम इसमें 6 होंगे, 12 बैरल में 10 होंगे, जो ऑब्जॉर्बेंट कैपेसिटी इज 1900 लीटर्स। और ऑयल ओनली ऑब्जॉर्बेंट पैड्स विल बी 507 बैरल एंड 812 बैरल। ऑयल ओनली ऑब्जॉर्बेंट रोल विल बी 1 हियर एंड 2 देयर। ऑयल ओनली ऑब्जॉर्बेंट पिलो विल बी 15 and 22. Contaminated waste bags will be 10 here and 16 here. Oil resistant gloves will be 2 pairs here, 2 pairs there. Disposable overalls 2 each. Lockable weatherproof container, एक इसमें और एक उसमें। 1000 लीटर का होगा और ये 1500 लीटर का इसमें होगा 12 बैरल किट में। अब हम OPA 90 जब करेंगे तो OPA 90 जो वेसल्स जाते हैं US वाटर्स में, before leaving the last port of call, they have to send a vessel response plan to the US Coast Guard. Vessel response plan में जैसे SOPEP में है कि आप कैसे टैकल करोगे ऑयल पोल्यूशन, क्या प्लान्स हैं, तो वो SOPEP को नहीं मानते US Coast Guard। वो कहते हैं हमारे पास VRP आना चाहिए आपके जहाज का। अगर हमने उसको मान लिया तो आप जहाज लेके आओ, नहीं तो आप नहीं आ सकते। So vessel response plan is a document that outlines whether the vessel will do in case of offshore spill and required by US Coast Guard. And it is for certain quantities of chemicals or refined petroleum products. So इसमें आएगा आपका name, country, registry, call sign, contact information, किस areas में vessel आएगा, उनके कौन कौन से बंदे ऑयल स्पिल क्लीन अप में होंगे, उनके बारे में बताना पड़ेगा, और उनके कंटैक्ट डिटेल्स, और अगर वो नहीं है तो बैकअप टीम के क्या नंबर्स हैं वो भी देने पड़ेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन कंटैक्ट विल इंक्लूड आइडेंटिटी हु इज टू बी नोटिफाइड एंड सेकेंडरी कम्युनिकेशन एफर्ट, मतलब अगर वो नहीं है तो उसका बैकअप कौन है, उसका नंबर क्या है। प्लस VRP विल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट विच इज द वेसल्स चोजन इंश्योरेंस कंपनी, तो कंपनी कौन सी, इंश्योरेंस कंपनी कौन सी लगाई फॉर शिप्स इंश्योरेंस, वो लिखना होगा। ये आपका VRP का था। VRP के नोट्स मैं आपको एक्स्ट्रा भेज दूंगा, अभी आपको दिखाता हूँ। VRP के नोट्स हमारे पास हैं। सर ये VRP मतलब कार्गो शिप्स और टैंकर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना? दोनों के लिए चाहिए, हाँ दोनों के लिए, क्योंकि कार्गो शिप के पास फ्यूल ऑयल है, वो स्पिल करेगा तो फिर कौन देखेगा, तो उनके लिए भी है। उनके इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, टैंकर्स में ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वेसल रिस्पांस प्लान के नोट्स आपको भेजूंगा, ये जरा चेक करें।
So it's a document that outlines what vessel will do in case of offshore spill. तो ये यूएस कोस्ट गार्ड के लिए है, इसमें आपको जो सारी इंफॉर्मेशन बताई वो है, और स्पिल में क्या करेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा आएगा। इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है वो आएगा। तो ये पूरा आपका वेसल रिस्पॉन्स प्लान का आएगा। जरा मैं आपको वेसल रिस्पॉन्स प्लान और सॉपेप के बारे में जरा वीडियो दिखाता हूँ, 6 मिनट है।